हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 30th ऑफ अक्टूबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक चल रहा है, जहाँ पे एक बैठक हुई है जिसका नाम है मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव। उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया है। मैं आपको बताऊंगा उसके की पॉइंट्स, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर क्या है, क्या क्या उसका सिग्निफिकेंस है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस के क्या क्या सोल्यूशन है। ये एक फ्रेमवर्क टाइप में आपको दूंगा जो कि आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आर्टिकल बात करता है सेंटर ने कट किया है इथेनॉल सोर्सिंग करना, मतलब कंप्लीटली कट नहीं कर दिया है बल्कि कुछ अमाउंट में कटिंग की है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये इथेनॉल सोर्सिंग का मतलब क्या है। पर्टिकुलरली कहा जाए तो ये शुगर केन के ऊपर बात हुई है। गवर्नमेंट ने शुगर केन को खरीदना थोड़ा कम किया, जो कि इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल इथेनॉल की सोर्सिंग के ऊपर। मैं समझाऊंगा यहाँ पे आखिर क्या सिग्निफिकेंस है इथेनॉल का, फिर इसी से कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो बताऊंगा। इस फर्स्ट आर्टिकल में इंडियन नेवल सिंपोजियम के बारे में भी डिस्कशन करूंगा मैं, और उससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अब अगर नोटिस करोगे यहाँ इथेनॉल सोर्सिंग के ऊपर बात हो रही है। जब कभी भी आप इथेनॉल के बारे में सुनते हो तो एक चीज़ आपको समझ में आती है, समथिंग रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एनर्जी या फिर कोई ऐसा वस्तु या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम जो क्लाइमेट चेंज है उसको रोक सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, हम ये इको फ्रेंडली प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं देखा जाता है इसको। तो उसी से कनेक्टेड GS3 2022 में क्वेश्चन था, डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। अब एक बार इस पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, कभी भी यूपीएससी में डू यू करके क्वेश्चन पूछा जाए हमेशा ध्यान रखना आपको बैलेंस आंसर देना है, हाँ भी करना है ना भी करना है और फिर बैलेंस करके करना है। मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रॉपर्ली समझाऊंगा ये करते कैसे हैं, ठीक है। अब आपका थर्ड आर्टिकल बात करता है इंडियन फ्रॉग का एक बहुत ही रेयर ट्रेट पता चला है। मैं बताऊंगा कौन कौन से फ्रॉग्स हैं, फिर उनका हैबिटेट क्या है और वो कौन सा ऐसा ट्रेट है और जो कि रेयर कहा जा रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा मैं। फिर हमारा फोर्थ आर्टिकल बात करता है तो 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर। अब आपको पता होगा ये है क्या, बट स्टिल मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि ये जो 130th अमेंडमेंट बिल है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर किसी चीफ मिनिस्टर को अगर 30 दिन तक गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो उसके पद से उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट यही मतलब था। लेकिन अब मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिनेशन मीन्स कि आप हर एक टॉपिक को किस तरीके से उसके क्रिटिकल एस्पेक्ट से समझ पा रहे हैं, हम वो डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। फिर लास्ट आर्टिकल बात करता है साइक्लोन के ऊपर। थोड़े दिन पहले आपको मैंने साइक्लोन के बारे में बताया था, कैसे बनता है, क्या बनता है। आज आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मेजर किया जाता है। अब जब मैं मेजरमेंट तरीका बताऊंगा उसी समय फिर से रिवाइज करवाऊंगा साइक्लोन बनता कैसे है। इस पूरे की पूरी समरी का पीडीएफ आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब देखिए आर्टिकल क्या है, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जब कभी भी मैं आपको आर्टिकल समरी समझाता हूं तो एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रखता हूं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि आप किसी भी आर्टिकल को कोई एडिटर या एंकर बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आपका मेन उद्देश्य है कि आप उस आर्टिकल को पढ़ो और उस आर्टिकल से अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो मेंस में पूछा जा सकता है उसको रिटेन कर लो। कोई प्रीलिम्स रिलेटेड कोई स्टैटिक पोर्शन होगा उसके बारे में सुन लो, दैट इज इट। यही एकमात्र आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो उसी उद्देश्य को नजर में रखते हुए मैं इस तरह के जो फॉर्मेट है वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है आपको पहले पता, इंडियन मैरीटाइम वीक चल रहा है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा क्या है। पहली चीज तो कही भैया जो मैरीटाइम सेक्टर है, मैरीटाइम मतलब क्या होता है, जो चीजें कहीं ना कहीं समुद्र से संबंधित है, ठीक है। तो उनका कहना है भैया इंडिया की जो मैरीटाइम प्रोग्रेस है दैट इज वेरी मच हिस्टोरिक, ठीक है। इनका कहना है कि पोर्ट की कैपेसिटी डबल हुई है और जो इनलैंड कार्गो है वो बढ़ चुका है 700% तक, ये चीज कही है। साथ ही साथ कहा है कि इंडिया एक स्टीडी लाइट हाउस की तरह हो सकता है जब ग्लोबल में ट्रेड टेंशंस हो रहे हैं। तो इनके कहने का अर्थ है कि इंडिया एज अ बीम ऑफ होप के तरीके से काम करेगा। कैसे काम करेगा, मैरीटाइम प्रोग्रेस करके, ठीक है। अब ये आपका पार्ट यहाँ पे वाइंड अप होता है। अब पॉइंट आता है क्या क्या अचीवमेंट है। अचीवमेंट क्या क्या है, मतलब इस आर्टिकल में किस अचीवमेंट्स के ऊपर बात की गई है। अब ये 2.2 है, 22 नहीं है बेटा, ये 2.2 लाख करोड़ है का प्रोजेक्ट्स जो है
लॉन्च किया गया है शिपिंग के ऊपर, शिपिंग बिल्डिंग के ऊपर, ये उसके ऊपर प्रोजेक्ट है। अब नोटिस करो अचीवमेंट, सबसे पहली चीज़ क्या है, जो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है उसकी कैपेसिटी डबल की गई है, वो इंडिया का बिगेस्ट है। साथ ही साथ जो आपका विजगम डीप वाटर पोर्ट है उसको अब क्या कर दिया गया है, ऑपरेशनल कर दिया गया है। साथ ही साथ इंडिया का जो वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है उसकी परफॉर्मेंस, इंडिया की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंप्रूव हो चुकी है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं चैलेंजेस क्या क्या है। पहला चैलेंज तो ग्लोबल ट्रेड में इंस्टेबिलिटी है, साथ ही साथ हमें और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और जो हमारी डिपेंडेंस है इंपोर्ट के ऊपर किस चीज़ के रिगार्ड में, शिप बिल्डिंग की जो टेक होता है उसके लिए हम इंपोर्ट डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हैं दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, तो हमें उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। कैसे रिड्यूस होगा, जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अच्छे से करेंगे, स्टेट इंसेंटिव अच्छे से देगा, साथ ही साथ हम R&D पे फोकस करेंगे। R&D कैसे फोकस होगा, जब डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनकी एंट्री और अच्छे से होगी तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, इनोवेशन प्रमोट करेगा, फाइनेंस प्रमोट करेगा और क्रेडिट ईजी कर देगा। इससे सस्टेनेबिलिटी, सेफ्टी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ये क्या है, सोल्यूशंस है। अब इन सोल्यूशंस को आप लिख सकते हो किसके ऊपर, ये चीज़ें मैंने बताई हैं ओवरऑल मैरीटाइम के ऊपर बताइए। इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर जो है वो किस, उसमें क्या अचीवमेंट्स हैं, तो आप खुद सोच के बताओ कि ये जो पोर्ट के ऊपर बात हो रही है क्या ये अचीवमेंट नहीं है इंडिया के लिए, डेफिनेटली अचीवमेंट है। कि जो चैलेंजेस हैं क्या ओवरऑल मैरीटाइम सेक्टर के चैलेंज नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अब मैरीटाइम मतलब पानी है, तो पानी में शिप्स ही तो चलती हैं, तो उसमें चैलेंजेस भी पता होने चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए इंडिया कैसे कनेक्ट करता है जनरली। तो इंडियन नेवी जो होती है वो कोऑपरेट करती है लिटोरल स्टेट्स, लिटोरल मतलब जो पानी के पास रहने वाली जो कंट्रीज हैं या स्टेट्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड हैं, उनके साथ कैसे कोऑपरेट करती है। तो कोऑपरेशन के लिए एक सिंपोजियम बना है, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। ये एक रीजनल फोरम है नेवीज के लिए जो इंडियन ओशियन रीजन में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इसका इसका इंडियन नेवी ने 2008 में लॉन्च किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैरीटाइम कोऑपरेशन। अब ये आर्टिकल मैरीटाइम के ऊपर था, इस वजह से मैंने पॉइंट लिया है। सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्पॉन्स इंडियन ओशन में प्रमोट करना इसका क्या है, उद्देश्य है। अब आप इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में आपने पढ़ लिया, तो आप क्वेश्चन देखिए 2016 का। आप बताइए इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में क्या कह रहा है भैया। इनॉग्रल वाज हेल्ड इन 2015। इनॉग्रल कब हुआ, मैंने आपको ही बताया, इनॉग्रल जो हुआ है वो पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। IONS इज अ वॉलंटरी इनिशिएटिव दैट सीक्स टू इंक्रीज मैरीटाइम कोऑपरेशन। अब कभी भी कोई भी स्टेटमेंट अगर आप यूपीएससी का पढ़ रहे हो वो पॉजिटिव नोट पे लिखा हुआ है और वो कनेक्टेड किससे है, वो कनेक्टेड है इंटरनेशनल रिलेशन में। कोई पॉजिटिव चीज जनरली लिखी जाती है तो उसके सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसी पोर्ट से कनेक्टेड। देखिए क्वेश्चन है, आप इसको खुद से करिएगा, 2023 में पूछा गया है। कामराजर, मुंद्रा और विशाखापट्टनम पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। स्टैटिक पोर्शन का है, आप आसानी से खुद से ही इस चीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि पोर्ट के ऊपर बात हुई है यहाँ पे, तो इस वजह से ये मैंने आपके सामने डाल दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, आप नोटिस करो, शुगर सेक्टर कंसर्न्ड ओवर रिडक्शन इन इथेनॉल सोर्सिंग। तो अब हुआ क्या है, जो आपका इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, ठीक है, इन्होंने कंसर्न रेज किए हैं। कंसर्न क्या रेज किए हैं कि सेंटर ने इथेनॉल सोर्सिंग जो है उसको कट कर दिया है। क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है, जो अभी आपका 25-26 का सप्लाई ईयर है। तो किया क्या है, उन्होंने कहा है सरकार ने भैया हमें केवल 289 करोड़ लीटर्स का इथेनॉल चाहिए। कहाँ से चाहिए, शुगर बेस्ड फीड स्टॉक से, मतलब जो शुगर केन होता है उससे जो इथेनॉल बनेगा वो केवल हमें 289 करोड़ लीटर चाहिए। और ये जो 289 करोड़ लीटर है ये पूरे का केवल 28% है। मतलब टोटल रिक्वायरमेंट देखा जाए, अगर मोटी मोटी कहा जाए 100 है तो इसमें से केवल 28% ही हम सोर्स करेंगे जो कि आएगा शुगर केन से। तो कहीं ना कहीं ये कम हो गया है। पर्टिकुलरली देखा जाए तो लास्ट ईयर इससे ज़्यादा किया था सरकार ने, बट अब उसमें कमी आ चुकी है। तो इस वजह से ये इन लोगों ने कंसर्न अपना जताया हुआ है। आपको अगेन ये करंट का आर्टिकल है, इसमें इतनी ही चीज़ पता होनी चाहिए। बट पर्टिकुलरली देखा जाए कि अब यहाँ पे हमें जानना क्या है स्टैटिक पोर्शन के संबंध में, सरकार ने किया क्या, सरकार ने इथेनॉल की सोर्सिंग में कटिंग की है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्यों किया है,
उनका कहना है कि भैया शुगर का डोमेस्टिक कंजम्पशन इनफ होना चाहिए प्राइजेस को स्टेबल रखने के लिए, ताकि कोई भी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति जिसे कहते हैं उसका कंसर्न ना हो, इस वजह से हमने रिड्यूस कर दिया है। वाई डिड सो पर्टिकुलरली लिखा है मेंस के लिए, तो शुगर की शॉर्टेज लगी सरकार को, लगा कि शुगर का जो रिटेल प्राइसेस है वो कंट्रोल में रहे और इथेनॉल ब्लेंडिंग के गोल्स, साथ ही साथ जो फूड सिक्योरिटी के गोल्स होते हैं उन दोनों में बैलेंस रहे। इस वजह से सरकार ने कहा कि हमने जो इथेनॉल सोर्सिंग है वो थोड़ी बहुत कम कर दी है। ठीक है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट शुगर मिल पे निगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हैविली इन्वेस्ट किया है इथेनॉल प्लांट्स के ऊपर। साथ ही साथ क्या होगा, एक्सेसिव शुगर स्टॉक होगा। इससे क्या होगा, जो शुगर के प्राइसेस है लोअर होने का खतरा है, और जब लोअर होगा तो कहीं ना कहीं जो मील्स हैं, शुगर के मील्स हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या होगा, खतरा होगा। पेमेंट्स में डिले हो सकता है। साथ ही साथ जो इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट है वो और ज़्यादा स्लो हो सकता है। सोल्यूशन क्या है, इथेनॉल का प्रोक्योरमेंट बढ़ाना पड़ेगा, एमएसपी शुगर की रेस करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको बताऊंगा एमएसपी शुगर की क्या होती है, क्या शुगर को एमएसपी दिया जाता है या कुछ और दिया जाता है, वो भी डिस्कस करूंगा। शुगर इथेनॉल की बैलेंस पॉलिसी होनी चाहिए और शुगर का एक्सपोर्ट लिमिटेड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारा खुद का पेट भरा नहीं है और हमने बाहर शुगर को एक्सपोर्ट कर दिया है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। अब पॉइंट आता है कैसे डिसाइड होती है एमएसपी। तो एमएसपी डिसाइड करने के लिए कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी एक्ट 1962 के द्वारा इस चीज को बनाया गया था, और ये अप्रूवल दिया जाता है किसके द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। जो भी एमएसपीज आपको 23 क्रॉप्स पे अराउंड मिलती है तो ये कौन रिकमेंड करता है, CACP करता है, आपको पता होना चाहिए। बट जनरली देखा जाए कुछ कैश क्रॉप्स होती हैं उनमें डिफरेंस होता है, वहां पे एमएसपी नहीं दी जाती है। जैसे पर्टिकुलरली कहा जाए शुगर, तो शुगर को क्या दिया जाता है, FRP, जिसे हम लोग कहते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो एमएसपी क्या है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक आश्वासन है, एक भरोसा है कि भैया आपको नुकसान भी होगा तब भी हम इतना मिनिमम प्राइस तो आपको देंगे ही देंगे। फिर कैश क्रॉप को अलग कर दिया, क्योंकि कैश क्रॉप ऐसी क्रॉप है जिसमें प्रॉफिट मिल जाता है जनरली। लेकिन अगेन ये चैलेंज होगा किस तरीके से इसको टैकल किया जाएगा, जो इथेनॉल की सोर्सिंग कम करने की सरकार ने कहा है। 2015 का क्वेश्चन देखिए, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय, तो आसानी से कहां से बोले, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। 25 का क्वेश्चन देखिए, अब आपको यहीं पे ही पता होना चाहिए, इथेनॉल के ऊपर बात की मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा, इसको नोट डाउन कर लेना। इथेनॉल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, यूएसए में होता है। यूएसए कैसे करता है, ये करता है मेज से, जिसे आप भुट्टा कहते हो, वहां से करता है। फिर कहाँ पे, ब्राजील में भी होता है प्रोडक्शन। ब्राजील में कैसे होता है, ब्राजील शुगर केन का इस्तेमाल करता है प्रोडक्शन करने के लिए। आप कुछ कॉन्टेक्स्ट को समझिए, यूएसए चाहता है कि इंडिया मेज ले यूएसए का, और यूएसए का मेज जनरली जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। इंडिया कहना है कि हम लोग ऑलरेडी मेज में सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमें मेज नहीं चाहिए यूएसए का। यही ग्राउंड बना के यूएसए ब्लेम करता है इंडिया को कि भैया इंडिया ने एक तरीके से अपनी एग्रीकल्चर मार्केट को बहुत ही ओपेक बना रखा है, बंद कर रखा है, हमारी एंट्री नहीं होने दे रहे। यूएसए कह रहे हैं कि भैया आप मेज लो हमसे और इथेनॉल उससे बनाओ, ठीक है। ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। इंडिया मना कर रहा है, इंडिया कहना है भैया हमारे पास ऑलरेडी मेज है, हम क्यों आपसे मेज लेंगे, हम ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट है मेज के मामले में। आप नोटिस करो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स ब्राजील एंड यूएसए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड ऑफ अमेरिका, द फॉर्मर, मतलब ये पहला इन्होंने लिखा है, ये दूसरा लिखा है ऑफ अमेरिका, द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब ये पहले की बात हो रही है, मैं पहला इथेनॉल के मामले में नहीं कह रहा हूं। इस क्वेश्चन में पहले इन्होंने क्या लिखा है, ब्राजील लिखा है, फिर यूएसए लिखा है। कह रहा है फॉर्मर प्रोड्यूसर्स मोर इथेनॉल देन लेटर, तो फॉर्मर नहीं प्रोड्यूस करता, लेटर प्रोड्यूसर्स मोर इथेनॉल देन आपका फॉर्मर। ये अगर लिखा होता तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता, बट वो नहीं लिखा है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। कभी भी टू स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो वो सबसे आसान होता है, एक सिर्फ स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए सही या गलत, तो पहला गलत है तो आप आसानी से बोलोगे कौन सा आपका फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो डी इज राइट, ठीक है। अनलाइक यूएसए वेयर कॉर्न इज प्रिंसिपल फीड स्टॉक, अब अमेरिका में सबसे ज्यादा मेज हो रहा है तो वहां पे इथेनॉल किससे बनेगा, कौन से बनेगा। वहीं पे देखा जाए जो शुगर केन होता है वो प्रिंसिपल फीड स्टॉक होता है, कहां पे, ब्राजील में जो इथेनॉल प्रोडक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कुछ इंडिया के फ्रॉक्स हैं, उनके एक रेयर डिफेंस ट्रेट निकल के आया, मतलब अपने आप को बचाने के कुछ हैबिट्स हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो सिस्टमैटिक्स लैब है उन्होंने पहली बार डॉक्यूमेंट किया है कुछ यूनिक एंटी प्रेडेटर बिहेवियर्स, मतलब ऐसे बिहेवियर जब कभी खतरे में कोई स्पीशीज होती है तब वो करती है। तो टू फ्रॉक की स्पीशीज पता होनी चाहिए, एक क्या है
अपाटनी हॉर्न टोड, और दूसरा क्या है, बाई कलर्ड फॉग। तो ये जो अपाटनी हॉर्न टोड है ये नॉक्टर्नल मतलब रातचरी होते हैं, रात में एक्टिव होते हैं। अब ये करते क्या है जनरली, क्या ट्रेट है, क्या ऐसी हैबिट है जो दिखी है, कभी भी ये दोनों फ्रॉग अगर किसी खतरे में आते हैं तो अपनी बॉडी को फुला लेते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं बॉडी को, और बहुत ही लाउड डिस्ट्रेस कॉल्स देते हैं, इवन बाइट कर लेते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सिस्टमैटिक लैब के रिसर्चर्स हैं, इन्होंने पाया है कि जनरली जो टोड्स होते हैं वो बाइटिंग करना, अपनी बॉडी को जैसे देख लो ये है फिर फुला देना, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। इस वजह से इसको रेयर ट्रेट या रेयर हैबिट कहा गया है। वहीं पे बाई कलर्ड फ्रॉग जो होते हैं डायरूनल होते हैं, आपको पता होना चाहिए, बोल सकेंगे अपाटनी जो है वो डायरूनल है और फिर बोल देंगे बाई कलर्ड नॉक्टर्नल है। रिप्लेसमेंट यूपीएससी अक्सर करता है इस तरीके से। तो ये कहाँ, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को आर्च कर लेते हैं, मतलब अपने लिम्स को, अपने पाँव को एक्सटेंड कर देते हैं, जिससे ये अपनी बॉडी को लार्जर दिखा सकें। क्यों, जिससे इंटिमिडेट मतलब डर सके जो इनके सामने प्रेडेटर्स होता है। और ये बेसिक हैबिट होती है, कभी भी किसी को डराना होता है तो एनिमल बिहेवियर में एक बहुत ही कॉमन हैबिट होती है कि अपनी बॉडी को एकदम बड़ा करके दिखाते हैं। इसलिए कभी आपने सुना होगा कि सामने शेर आ जाए तो अपने आप को बड़ा करके दिखाओ, भालू आ जाए तो बड़ा करके दिखाओ, तो शायद वो डर जाएंगे। तो बेसिकली ये एक ट्रेट है जो स्पीशीज के अंदर पाया जाता है। आपको पता क्या होना चाहिए यूपीएससी के लिए, अपाटनी हॉर्न टोड और बाई कलर्ड फ्रॉग। मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे लिख दिया, अपाटनी रात में होते हैं, लीफ ईटर्स होते हैं, कैमोफ्लेज मतलब ये पत्तियों के साथ घुल मिल जाते हैं। बाई कलर जो होते हैं डायरोनल, ये क्या होते हैं, ये जनरली दिन में एक्टिव होते हैं। और ये अगेन ये भी जो होते हैं ये लीफ लिटर्स के बीच में रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को रेस कर देते हैं, लिम्स को बड़ा कर देते हैं। ये आपको अच्छे से, ये मैंने पूरा समझा दिया। अब 24 में देखिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम। तो तीनों में पॉइजनस स्पीशीज है, फ्रॉक्स है, तो मैंने फ्रॉक्स के अंदर की स्पीशीज आपको बता दी। आपको याद होगा स्क्विरल्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑल 3 इज राइट वन। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है 130th अमेंडमेंट बिल के ऊपर। गवर्नमेंट ने क्या किया, 130th अमेंडमेंट बिल जो है उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया है। अभी जो 130th अमेंडमेंट बिल है इसमें 75, 164, 239 ए में अमेंडमेंट किया गया है, जो कि पर्टिकुलरली बात करता है यूनियन, स्टेट और दिल्ली मिनिस्टर्स में। ये बिल में जो प्रोविजंस है वो मैंडेट करता है कि कभी भी कोई भी मिनिस्टर, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अगर 30 दिन तक कॉन्जिक्यूटिवली वो अरेस्ट कर दिया जाता है, मतलब 30 दिन तक वो अगर जेल में रहता है, कोई भी ऑफेंस करता है और मतलब कोई पनिशेबल ऑफेंस में, तो उसे 5 साल तक, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, मतलब पहली चीज़ तो वो ऑफिस होल्ड करना बंद कर देगा, उसे ऑफिस से हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ उसको क्या किया जाएगा, जो कि उसका ऑफेंस होगा वो 5 साल या उससे ज़्यादा तक की इम्प्रिजमेंट वाला होगा, तो वो ऑफिस सीज करना, मतलब वो अपने ऑफिस से हटा दिया जाए। बेसिक आपको ये पता होना चाहिए। मतलब मान लो एक एक्स चीफ मिनिस्टर है, उसने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसका जो बोलते हैं ना सज़ा है वो 5 साल से ज़्यादा है, और उसको 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है, तो वो अपने पोस्ट से हटा दिया जाएगा। जो प्रेसिडेंट गवर्नर है वो एक्ट करेंगे एडवाइस पे पीएम के और सीएम के, ये आपको जनरली पता होना चाहिए। पीएम और सीएम जो है वो खुद, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कभी भी, अगर वो ऐसी परिस्थिति में है जहां पे उनको अरेस्ट किया गया है और जिस कारण से अरेस्ट किया गया है वो ऑफेंस 5 साल से या उससे ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट देता है, तो 31st डे को वो लोग रिजाइन कर देंगे और या तो ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये एक बेसिक इसमें डाला गया। तो पॉइंट है अचीवमेंट क्या है, क्या इसकी सक्सेस है। पहली चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ये अपहोल्ड करता है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है जो नेता होते हैं उनके बीच। साथ ही साथ जो आपका बोलते हैं ना इंडिविजुअल जनरली क्या होते हैं, लीगल कस्टडी में डाल दिए जाते हैं वो, और फिर भी वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते रहते हैं। जो पब्लिक नेता होते हैं वो कभी क्या होते हैं, लीगल कस्टडी में डाले गए, सीरियस लीगल कस्टडी में हो, उसके ऊपर 10 साल की भी सजा होगी, लेकिन फिर भी होने के बाद भी वो लोग कंटिन्यू करते हैं पब्लिक ऑफिस। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व किया गया है इसके अंडर में। ये तो क्या अचीवमेंट हो गई। अब अचीवमेंट है तो उस अचीवमेंट्स क्या क्या चैलेंजेस हैं। पहली चीज तो अपोजिशन कंसर्न, ये कहा जा रहा है कि भैया अरेस्ट ऑन डिटेंशन इसमें बहुत डिस्क्रिशनरी हो सकता है, पॉलिटिकली मिसयूज हो जाएगा, पुलिस की पावर और वाइड हो जाएगी, ऑपोजिशन लीडर्स को और टारगेट किया जा सकता है, बेल का डिसीजन जो है वेरी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज जो है कस्टडी बताई गई है बहुत ही शॉर्ट है। इनका कहना है कि भाई साहब जो जनरली डिफरेंट लॉज जैसे पीएमएलए हो गया, एनडीपीएस हो गया, इसमें आपका कस्टडी लंबी चली जाती है, तो अगर इस कस्टडी के अनुसार या इस भी किसी भी इंसान को इन सारे लॉस के अनुसार
इन प्रोविजंस को कोई अगर वॉयलेट करता है, उसके लिए किसी को कस्टडी में डाला जाता है, तो चांसेस हाई हो जाते हैं कि उस इंसान को 30 दिन से ज़्यादा रखा जाए। तो उससे ज़्यादा रखा जाएगा, बिना गुनाह साबित हुए, तब भी तो चांसेस है कि उसको हटा दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है जो क्रिएट हो सकती है अगर ये फुल स्केल पे इंप्लीमेंट किया जाता है। साथ ही साथ इसी में कुछ जुडिशियल लीगल रेफरेंस की बात की जाए तो जोगिंदर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर कभी भी कोई गिरफ्तारी हो रही हो जस्टिफाइड होनी चाहिए। अरनेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस को रिकॉर्ड करना होगा, बताना होगा किस कारण से उसने गिरफ्तारी की है। तो चैलेंजेस वही है, पॉलिटिसाइजेशन होने का खतरा है, सब्जेक्टिविटी है बेल कंडीशन की। अगर 30 दिन के बाहर बोलते हैं ना, अगर मान लेते हैं कोई नेता है, उस नेता को गिरफ्तार किया गया है, तो वो जनरली क्या करेगा, इसमें बहुत सारे चांसेस हैं करप्शन होने के, क्योंकि पुलिस को ऐसा हो सकता है कि वो नेता अपने तरीके से ब्राइबिंग करे और उससे वो हिरासत से हट जाए, क्योंकि उसे डर होगा कि अगर वो 30 दिन से ज़्यादा जाएगा तो चांसेस हाई हैं कि उसको हटा दिया जाएगा उसके पद से। वे फॉरवर्ड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड की ज़रूरत है, क्लियर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया देनी होगी और पुलिस की इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रेंथन करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल प्रेशर आए पुलिस के ऊपर और वो गिरफ्तारी करना स्टार्ट कर दे। ये कब होगा, जब बैलेंस होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी और प्रोटेक्शन होगा हर एक चीज़ का अलग अलग। ये होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल वेंडेटा है वो पूरा किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव से, फिर वही पॉलिटिकल वेंडेटा पूरा किया जा रहा है पुलिस से। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंश्योर करेंगी कि 130th अमेंडमेंट सक्सेसफुल रहे। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे मेजर किए जाते हैं। आपको मैंने कई बार बताया भैया साइक्लोन्स होते क्या हैं। साइक्लोन सिंपल सी भाषा में कहा जाए ये हीट इंजन्स टाइप होते हैं जो ताकत को वार्म ट्रॉपिकल ओशियन से लेते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स प्रोड्यूस करते हैं, हैवी रेन, स्टॉर्म सर्जेस होता है इन सब चीज़ों से। अब मैं आपको आसान सी भाषा में अगर बताऊं तो होता क्या, फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन होने का सबसे पहला तरीका, जैसे यहाँ पे एक सेकंड में पीछे ही कर देता हूँ, यहाँ पे आप नोटिस करो क्या लिखा है, एज अ लो प्रेशर एरिया ये क्रिएट होते हैं, या ऐसे समझो ये बहुत बड़ा समुद्र है। ठीक है, ये बहुत बड़ा समुद्र है मान लेते हैं। अब यहाँ पे सूरज है, तो सूरज की किरणें जब इस पानी पे पड़ेगी बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से मॉइस्चर ऊपर जाएगा। ठीक है, ये जो मॉइस्चर आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो जब ऊपर आ गया मॉइस्चर, तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ये क्या हो गया, ये लो प्रेशर एरिया बन गया। अब क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पर ये ओशियन है, बहुत बड़ा समुंदर है। तो जैसे ही ये जो एरिया देख रहे हो ये लो प्रेशर वाली खाली हो जाती है, तो यहाँ पे भी तो हवा होगी, यहाँ पे भी तो हवा होगी, तो क्या करते हैं, सिंक हो जाती है आकर के। ठीक है, जब सिंक होती हैं तो वही सिंकिंग वाली चीज़ होती है जो आपका मेन साइक्लोन को क्रिएट करती है। तो अब जैसे ही बादल से सिंकिंग होगी तो यहीं पे बारिश का फॉर्मेशन होगा। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपका वेपर है वो जब कन्वर्शन होगा वेपर का लिक्विड में, तो क्या होगा, जब लेटेंट हीट होगी वो बाहर निकलेगी। अब वही लेटेंट हीट आसपास के बादल को भी ठंडा करेगी और ठंडा करने से क्या होगा, बारिश और ज़्यादा होगी। तो जनरली क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स का भी रोल होता है। अब जब मैंने कहा कि ये यहाँ से विंड एंटर करेगी तो नॉर्दर्न पार्ट में क्या होगा, एंटी साइक्लोन, साइक्लोन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। मतलब कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड राइट में टर्न हो जाती है। तो ऐसे समझिए आप कि मान लो ये विंड एंटर हो रही है तो राइट में टर्न हो जाएगी, यहाँ से राइट में चली जाएगी। यहाँ पे एंटर हो रही है तो यहाँ से राइट में चली जाएगी। तो ऐसे राइट में टर्न होने से क्या होता है, ऐसे 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 करके पूरा इसका पूरा साइक्लोन घूमने लग जाता है। ठीक है, और इसे एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सन से। एक तो पहले क्या होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रहा है ओशियन से, ओशियन से इसे पूरी एनर्जी मिल रही है। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हो रखी है, वार्म सी की जरूरत होती है, मोर देन 26 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। ये मेंस में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। एटमॉस्फेयर अनस्टेबल रहेगा, कोरियोलिस फोर्स की जरूरत होती है। ठीक है, ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। और जब ये ऐसा होता है, जब तक ये लैंडफॉल नहीं होता है इस साइक्लोन का, ये समुद्र में घूमता रहे, लैंड फॉर्म होता है, लैंड पे जब इसका एक गिरावट होती है, लैंड के ऊपर फॉल होती है साइक्लोन की, तो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक बात करें कैसे इसको नापा जाता है। क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो आपका IMD इस चीज़ को नापता है कैसे, मैक्सिमम सस्टेन्ड स्पीड अगर विंड की 31 to 49 किलोमीटर पर आवर रहती है डिप्रेशन में, और वो मोर देन 222 किलोमीटर सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाता है। मतलब जो ये स्पाइरलिंग है, ये इसकी स्पीड बहुत हो जाए और जो इसका मूवमेंट वो इतना हो जाए, आप सोच के देखो 222 तो बहुत कम है। इट गोज अप टिल इवन 300 की स्पीड से साइक्लोन अगर चलेगा, सोचो
कितना ज़्यादा वो हेक्टिक होगा या कितना ज़्यादा सीवियर होगा। तो किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, पहला तो सैटेलाइट डेटा यूज़ करते हैं, फिर ऊपर से एयरक्राफ्ट का रिकनेसेंस भी करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एयरक्राफ्ट हवाई जहाज से ऊपर से जाएंगे और देखेंगे साइक्लोन कितना सीवियर है। ओशियन ब्योस भी करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग डाल देते हैं ओशियंस पे, जो कि मेजर करता है विंड को, प्रेशर को, टेम्परेचर को। तो इंडिया जनरली अगर देखा जाए तो इंडिया रिलाई करती है सैटेलाइट्स पे और ब्योस पे। इससे क्या होता है, फोरकास्टिंग होती है, न्यूमेरिकल वेदरिंग मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। इन सब चीज़ के होने के बावजूद भी अभी भी हम लोग अपना जो एक्यूरेसी है वो अप टू 2-3 डेज एडवांस कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हमने एडवांसमेंट किया है कंप्यूटिंग में और अपनी टेक्नोलॉजी में। अगर देखिए आपको साइक्लोन एक बार में नहीं समझ में आया तो इसमें कहीं ना कहीं प्रेशर बेल्ट एक कारण है। प्रेशर बेल्ट अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से समझ जाओगे उस चीज़ को। नहीं भी पता है, जब मैं प्रॉपरली इस चीज़ को समझाऊंगा इन डिटेल में इसी क्लास में, इससे आपका मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।